नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SGNR क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं फिर से एक MCQ की वीडियोस लेके आया हूं जिसमें कि हम मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम आज करेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये UPPCL TG2 और DMRC के मेंटेनर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। अब ये कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति। अब देखिए दोस्तों, जो विद्युत चुंबकीय तरंग की गति है और प्रकाश की गति है और जो इलेक्ट्रिसिटी की जो गति है वो तीनों ही एक समान होती है। जो उनका जो मान है वो ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि प्रकाश हो, विद्युत चुंबकीय तरंग हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी हो, 3 × 10⁸ मीटर, इतना मीटर एक सेकंड में तय कर सकती है। तो ये इसकी चाल होती है, गति। तो इसने ये पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। तो दोस्तों, ये दोनों क्या है कि आपस में बराबर है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले की गति दूसरे से अधिक, ये नहीं हो सकता। दोनों की गति समान। तो दोस्तों, ये हो सकता है कि क्योंकि चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति क्या है, दोनों की समान। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, जिस ताप पर लोहा चुंबकीय चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तो उसे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जितने भी लोहा चुंबकीय पदार्थ है या फिर जितने भी मैग्नेट्स है, उन पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं, गर्म। जितने भी लोह चुंबकीय पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उनका जो चुंबकीय गुण है वो क्या है, नष्ट हो जाता है। तो जैसे कि अगर किसी मैग्नेट को हम अगर गर्म करेंगे तो उसका जो चुंबकीय गुण है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और वो जो लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करना क्या कर देगी, बंद। तो जिस ताप पर ये चुंबकीय गुण नष्ट होता है, खत्म होता है, वो ताप हमारा कहलाता है क्यूरी ताप। अब देखिए, इसके अंदर ऑप्शन ए ही है, क्यूरी ताप। तो इसका जो आंसर है वो यही होगा। क्रांतिक ताप भी नहीं है, वाइस ताप भी नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है। चुंबक वाहक बल दोस्तों, जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में जो EMF है, EMF की इकाई क्या होती है, EMF की इकाई होती है वोल्ट। वोल्टेज में मापते हैं हम इसे। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है। और उसी तरह से चुंबक वाहक बल की जो इकाई है वो क्या होती है, वो होती है, हम इसे लिखते हैं MMF से, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और इसकी जो इकाई है वो होती है NI। N जो जिसे हम टर्न से दर्शाते हैं और उसके बाद में I जो है करंट, यानी कि एम्पियर टर्न। इसकी जो इकाई बनी वो है एम्पियर टर्न। तो इसमें देखते हैं अर्ग नहीं हो सकती दोस्तों इकाई। जो अर्ग जो इकाई है वो होती है बल की इकाई। उसके बाद बी ऑप्शन है, ये है कुलाम। और जो कुलाम है ये भी नहीं हो सकती। ये जो इकाई है ये है आवेश की, जिसे चार्ज कहते हैं। उसके बाद में जूल भी नहीं हो सकता, ये ऊर्जा की इकाई है। और जो है इसके अंदर सी ऑप्शन जो है एम्पियर टर्न, यही इसकी आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा सी आंसर। उसके बाद में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 4th नंबर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जितने भी विद्युत चुंबक हम बनाते हैं तो वो बनाते हैं हम किससे, लोहा चुंबकीय पदार्थ से। जितने भी लोहा चुंबकीय पदार्थ है, जैसे कि जो मिश्र धातु है, एल्केनोक्स या फिर कार्बन स्टील हुआ या फिर निकल हुआ, तो ये सभी पदार्थ जो है वो लोहा चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें आंसर देखते हैं। निकल भी है, निकल भी लोहा चुंबकीय पदार्थ में आता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी भी लोहा चुंबकीय पदार्थ यानी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके बाद में सी जो है वो भी लोहा चुंबकीय पदार्थ। और डी, ये देखिए जो डी ऑप्शन है वो है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन का गुण नहीं दिखाता। और ये जो है ये पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स है, ये फेरो नहीं है, ये पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो इसमें लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी धातु का प्रयोग किया जाता है, परंतु इस एल्यूमिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है ये गलत है। इसमें ऐसा होना चाहिए था कि किसी विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फिर ये क्वेश्चन सही है, एल्यूमिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता। ये ऑप्शन डी आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु
चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती। देखिए जितने भी लोहे चुंबकीय पदार्थ है वो सारी की सारी चुंबक के द्वारा अट्रैक्शन का गुण दिखाती है, आकर्षित होती है। तो कोबाल्ट भी लोहे चुंबकीय पदार्थ है, निकल भी लोहे चुंबकीय पदार्थ है, और लोहा तो है ही लोहे चुंबकीय पदार्थ। उसके बाद में जो एल्यूमिनियम है ये अट्रैक्ट नहीं होता, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2017 के DMRC मेंटेनर के एग्जाम में आया हुआ है। ये मैं क्या है कि इस क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया, DMRC या फिर UPPCLs। बाकी दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं UPPCL, TG2 और DMRC दो, क्योंकि दोस्तों हमारा जो मोटिव है, मेन मोटिव है, तो क्योंकि अभी DMRC की वैकेंसी आने वाली है और उसके अलावा जो UPPCL की जो वैकेंसी है हमारी वो आ चुकी है और जल्द ही उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारा मोटिव इन दोनों को पास करना ही रहेगा। उसके बाद में जो इनके अलावा जो जितने भी इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम है, जैसे कि ITI से संबंधित जो एग्ज़ाम्स है वो भी इन वीडियो से आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा है, धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्ष अनुपाती होता है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टफ है। सिंपल से इसके अगर मीन्स निकालें तो ये है कि चालक के कारण किसी बिंदु चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा इसका जो सिंपल सा मीन वो ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा वो किसके समानुपाती होता है। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके समानुपाती होता है। जो ऑप्शन नंबर देखिए, एक चालक की मोटाई के, चालक से दूरी के, चालक में प्रवाहित धारा के उपयुक्त सही है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा चालक में धारा प्रवाहित के, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो उसका जो चुंबकीय बल है, जो चुंबकीय फील्ड रेखाएं हैं जिसे कह सकते हैं, या फिर जो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य है वो भी बढ़ता है, कुछ N से S, वो भी उतना स्ट्रॉन्ग होता है। जितनी ज़्यादा हमारी धारा का मान होगा उतना ही ज़्यादा ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। या फिर हम एक तरीका हो रहा है इसका मान बढ़ाने के लिए, क्या कर सकते हैं, टर्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो इसमें टर्न हमें दे नहीं रखा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा C। ये C ऑप्शन इसका होगा। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है। दोस्तों ये जो ऑप्शन है A ये बिल्कुल सही है, क्षेत्र तीव्रता जो है वो शून्य होती है। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, बल रेखाएं एक दूसरे को छेद करती हैं। क्यों? अब देखिए दोस्तों, बल रेखाएं एक मैग्नेट में कभी एक दूसरे को काट ही नहीं सकती, क्योंकि एक दूसरे को काटने के लिए क्या है कि दोनों की विपरीत दिशा होना जरूरी है, आवश्यक है। तो एक मैग्नेट में ऐसा कभी नहीं होता। एक मैग्नेट में जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो एक ही होती है, तो अलग अलग दिशाएं तो हो नहीं सकती। और दूसरी बात ये कि जो दिशाएं हैं उनके जो फील्ड्स हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल होता है, क्योंकि वो समान प्रवृत्ति की होती है, इस कारण वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। अब देखिए तीसरा ऑप्शन, पृथ्वी के क्षेत्र की सदिश तीव्रता शून्य होती है, ये भी नहीं हो सकता, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है, ये ऑप्शन है सही है। उसके बाद में जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो है, पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान। अभी हमने पिछली वीडियोस में इसे देखा था। तो पैरा चुंबकीय पदार्थ जो है उसकी सापेक्षशीलता का मान क्या होता है, 1 से अधिक। क्या होता है, 1 से अधिक, किसका, पैरा का। अगर यहाँ पर लोहा पूछ लिया जाता, लोहा चुंबकीय पदार्थ, तो लोहा के लिए क्या करते हैं हम, 1000 से अधिक। और यहाँ पर अगर डाया पूछ लिया जाता, डाया चुंबकीय पदार्थ, तो वहाँ क्या होता, 1 से कम। तो हमारा यहाँ पैरा है, तो पैरा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जिसे म्यू से डिनोट करते हैं वो है 1 से अधिक। इकाई भी कह सकते हैं, इकाई से कुछ कम ये नहीं हो सकता, इकाई भी नहीं हो सकता, इकाई से कुछ अधिक, हाँ ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, तो है इकाई से कुछ अधिक। तो चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। अभी देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह बनाने के लिए उपयुक्त होता है। अब देखिए धारण शक्ति यानी कि रिटेंटिविटी उसकी, तो रिटेंटिविटी जिसकी अधिक होगी उसी से हम स्थायी चुंबक बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों जिस पदार्थ की रिटेंटिविटी अधिक होगी वो उतना ही अवशिष्ट चुंबक तब ग्रहण करेगा। जैसा कि आपने पीछे वाली जो वीडियोस थी उसमें देखा था, जो लेक्चर मैंने लगाया है लास्ट, जो मैग्नेटिज्म का जो लास्ट जो लेक्चर है उसमें ये टर्म्स बताई है।
तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि स्थायी मैग्नेट बनाने के लिए हमें ऐसे पदार्थों की आवश्यकता होती है कि जो कि अवशिष्ट चुंबकत्व अधिक ग्रहण करें। तो वो जो पदार्थ उनसे जो मैग्नेट बनाएंगे वो होगी स्थायी मैग्नेट, स्थायी चुंबक। उसके बाद में 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक मैकेनिकल लोहा व घर्षण हानियां मिलकर क्या बनाते? देखिए दोस्तों, इसमें यांत्रिक मैकेनिकल जो लॉस है, मैकेनिकल जो हानियां हैं, उसके बाद लोहा हानियां जिसे कोर लॉस भी कहते हैं और जिसे आयरन लॉस भी कहते हैं, और वह घर्षण हानियां। दोस्तों देखिए, ये जो आयरन लॉस है ये फिक्स होता है, और यांत्रिक लॉस भी फिक्स होता है, और घर्षण लॉस भी फिक्स है। तो ये सारी की सारी जो हानियां हैं मिलकर क्या बनाती है? स्थिर हानियां। इन्हें चेंज नहीं की जा सकती। तो ये जो सारी की सारी जो हानियां हैं ये क्या है? स्थिर हानियां, ये कभी चेंज नहीं होती। इसके अलावा जो कॉपर लॉस है वो लोड पे डिपेंड करता है। जिस हिसाब से लोड हमारा होगा उस हिसाब से जो कॉपर लॉस का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा। पर ये कॉपर लॉस यहाँ नहीं है, ये है आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस, जो कि स्थिर लॉस है, स्थिर हानियाँ जिसे कह सकते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल, जैसे दो मैग्नेटिक पोल है, जैसे कि N और S, दो मैग्नेटिक पोल है। इन दो एक और मैग्नेट अगर लगाएं यहाँ पर N या फिर S, तो दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच जो कार्यरत जो बल है, जो चुंबकीय, वो क्या होता है कि उस दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। सॉरी, इसका जो आंसर सी नहीं आएगा, सॉरी मुझसे थोड़ी सी गलती होगी। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों, समानुपाती नहीं होता। क्योंकि चुंबक के जो दो ध्रुव जब पास पास में होंगे तो क्या होगा कि उसके जो कार्यरत बल है वो उतना ज़्यादा लगेगा। जितनी हम दूरी बढ़ाएंगे, अगर दूरी बढ़ा दी जाए तो कार्यरत जो बल है वो कम होगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ये क्या है? यह है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि समान जो ध्रुव है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते, अवयस हो या फिर ध्रुव हो। ट्रांसफार्मर गुंजन प्रकार की ध्वनि इसकी वाइडिंग में विकसित होती है। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर में गुंजन प्रकार की जो ध्वनि है ये इसकी वाइडिंग में नहीं होती, ये होती है इसकी कोर में। दोस्तों जब कभी ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो अगर ढीली रह जाए, किसी कारणवश अगर ढीली हो जाए, जो उसकी पत्तियां हैं, जो उसकी कोर है, तो उस समय पे उसमें गुंजन की ध्वनि आती है, जिसे हमिंग कहते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, ये इसमें वाइडिंग कह रहा है, ये तो हो नहीं सकता। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, तो ये इसमें हो सकता है। हो सकता क्या? यही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। उसके बाद में डी जो ऑप्शन दे रखा है, सर्किट में वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में नहीं लगाते। श्रेणी क्रम में जो लगाते हैं वो है एमीटर, एम्पीयर मीटर जिसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी डी है, ये दोस्तों वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया जो ये था, सेम टू सेम क्वेश्चन यही आ गया। तो डी के प्रत्यक्ष समानुपाती ये भी नहीं है, डी के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती ये भी नहीं है। तो ये होगा कि डी स्क्वायर के व्युत्क्रमीय समानुपाती, ये दोस्तों होगा, क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ है कि दूरी के वर्ग के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये है कि डी स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यही होगा। तो ये इसका आंसर होगा सी, क्वेश्चन इसका आंसर है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये 14वां क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा दर्शाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो नियम है फ्लेमिंग के, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल जो नियम है, वो मैंने इस मैग्नेटिज्म के चैप्टर में नहीं करवाए, वो मैं आपको डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में करवाने वाला हूँ। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें अपने देखते हैं, इसमें एक बार आपको याद रखने के लिए बता देता हूँ कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो जनरेटर के केस में लगता है, यानी कि जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का नियम हम लगाते हैं, और जो बाएं हाथ का नियम है वो मोटर में लगता है। अब इसमें पूछा दाएं हाथ का नियम, तो दाएं हाथ का नियम जो है, आप देखिए हाथ की तरफ कुछ इस तरह से है, ये देखिए कुछ इस तरह से ये नियम है। ये जो अंगूठा है ये हमारा कहलाता है मोशन को, ये हमारा दर्शाता है किसके? मोशन को, गति को। अंगूठा हमेशा दर्शाता है क्या? गति को। उसके बाद में ये जो तर्जनी उंगली इसको बोलते हैं, फोर फिंगर, ये हमेशा कहलाती है फ्लक्स को, फ्लक्स के मान को। उसके बाद में जो ये है
अब ये जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो जनरेटर में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। तो ये जो हम कहलाती है मिडिल फिंगर, ये दर्शाती है क्या, ईएमएफ की दिशा, इंड्यूस ईएमएफ की दिशा। तो अब ये मैग्नेट क्या कहलाता है, मैग्नेट क्या, ये अंगूठा, थंब जो है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है मोशन, गति। तो इसका जो आंसर आएगा वो है डी, चालक की दिशा। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, डी। यहाँ पर ये डी लिखना था। उसके बाद में फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ये देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है और ये हमेशा मोटर में लगता है। देखिए चालक की गति की दिशा और चालक में जनित विद्युत वाहक बल की दिशा, और उसके बाद में उत्पन्न फ्लक्स की दिशा, और इसमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें जो होगा वो होगा चालक की गति की दिशा। वैसे दोस्तों फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, आपको बता दूं कि ये जो मोटर की जो घूमने की दिशा है, मोटर की जो घूमने की दिशा है उसे ज्ञात करने के लिए हम लगाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा चालक की गति की दिशा, ये होगा दोस्तों। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही संकेत इंगित करता है। अब देखिए ये आगे मैंने लिख दिया है लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल में कौन सही संकेत करता है वो देखना है। अंगूठा हमेशा गति को शो करता है। तर्जनी धारा, दोस्तों यहाँ पर इसने ये ऑप्शन में यहाँ गलत है, तर्जनी धारा को नहीं करती, बल्कि तर्जनी जो उंगली है वो फ्लक्स को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। उसके बाद में अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को नहीं दर्शाता। दोनों ही नियम में अंगूठा जो है वो मोशन को दर्शाएगा, गति को दर्शाएगा। उसके बाद में जो सी नंबर ऑप्शन है वो देखिए, अंगूठा गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्य जो है वो धारा। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन, सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसफार्मर निम्नलिखित पर आधारित हैं। तो इंडक्शन के सभी प्रकार के जो ट्रांसफार्मर है वो फैराडे के नियम पर आधारित है। जो दोस्तों फैराडे का जो नियम क्या था कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर होना चाहिए। अगर फ्लक्स में परिवर्तन की दर होगी तो उस चालक में क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ट्रांसफार्मर में क्या है कि एसी ट्रांसफार्मर में जो एसी जो है होने के कारण क्या है कि एसी का जो धारा का मान निरंतर बदलता है, दिशा भी बदलती है, उसके कारण फ्लक्स का मान भी चेंज होता है। तो तभी सारे के सारे जो ट्रांसफार्मर है वो एसी पर कार्य करते हैं। तो जो इसमें ऑप्शन होगा वो होगा फैराडे का नियम, ये ऑप्शन होगा। उसके बाद में 18 क्वेश्चन है, एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें, अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, प्रबलतम चुंबकीय क्षेत्र, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि दोस्तों प्रबलतम चुंबकीय क्षेत्र डीसी पर भी हो सकता है, एसी पर भी हो सकता है। वो हम पर डिपेंड है कि हम उसमें धारा का मान बढ़ाकर प्रबल भी कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। उसके बाद में सी ऑप्शन देखते हैं, स्थित चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों स्थिर चुंबकीय क्षेत्र एसी में हो ही नहीं सकता क्योंकि एसी का धारा का जो मान है वो निरंतर चेंज होता रहता है। ये भी नहीं है, ए भी नहीं है और सी भी नहीं है, और सॉरी जो डी है उपयुक्त सभी, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में बचा ये परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। तो एसी के अंदर क्या होता है कि धारा का मान लगातार बदलता है और दिशा भी बदलती है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो हमारा होता है परिवर्तित टाइप। उसके जो चुंबकीय पोल है वो चेंज होते रहते हैं फ्रीक्वेंसी के अनुसार। उसके बाद में बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, धारावाही कुंडली में ऊर्जा निम्नलिखित रूप में संग्रहित होती है। किसी धारावाही कुंडली में ऊर्जा निम्नलिखित रूप में संग्रहित होती है। दोस्तों जो भी जितने भी इंडक्टर हैं तो उन इंडक्टर्स में जो धारा है, जो ऊर्जा है वो चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित होती है, स्टोर होती है, क्योंकि जो कुंडली अपना खुद का एक ईएमएफ बनाती है। और उसके बाद में बात करते हैं, अब देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के क्रोड वाले सोलेनोइड की आकर्षण शक्ति होती है। दोस्तों कोर हम वायु कोर भी यूज़ करते हैं, लोहे का कोर भी यूज़ करते हैं दोस्तों। अब लोहे का कोर ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि दोस्तों लोहे की जो चुंबकशीलता है उसका मान अधिक होता है, तो उसके कारण उसकी जो आकर्षण शक्ति है लोहे में वो अधिक होती है वायु कोर के
मुकाबले। तो ऑप्शन ए देखते हैं कि वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड से कम। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि लोहे की कोर में जो चुंबकशीलता का मान है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद में वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड से अधिक, ये अपना ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी ये हो सकता है। उसके बाद में वायु क्रोड वाले सोलेनोइड के बराबर, ये तो नहीं हो सकता, बराबर तो कभी होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है बी, बिल्कुल सही। तो दोस्तों अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में 20 क्वेश्चन किए थे, इसमें भी हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। तो टोटल अपने काफ़ी सारे जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम क्वेश्चन सारे के सारे इसमें करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। तो और हमारे चैनल की जो विशेषता है वो ये है कि हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी ध्यान देते हैं। हमारा मोटिव ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उन्हें प्रैक्टिकली द्वारा कैसे समझाया जाए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।